Hello students, our today's topic is general characters of phylum Protozoa. This topic belongs to BSc first year, paper first and unit first. Let's start general characters of phylum Protozoa. First is non-cellular or acellular. Protozoa belongs to kingdom Protista and it is third largest phylum. It includes unicellular eukaryotes where one-celled body performs all the biological activities like multicellular animals. So they are known as acellular or non-cellular organism. प्रोटोजोआ को नॉन सेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं जहाँ पर बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है और वो एक सेल ही बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, इसीलिए हम इन्हें एसेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सेकंड, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. In protozoa, protoplasmic grade of organization is found. इनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लाज्म में यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज भी हो सकती है. यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड में मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म दिखाई देती है, मतलब दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरा छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं. ऐसी जो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म है वो किस में देखी जा सकती है? पैरामीशियम में देखी जा सकती है. ओके, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म में कौन सा प्रोटोजोआ में कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. अब बात करते हैं हैबिटेट की. हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक. जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो मोस्टली पानी में रहते हैं. दे मे बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. फ्री लिविंग आप अमीबा को देख सकते हैं, ये फ्री लिविंग है. सिम्बायोटिक में ये सिम्बायोटिक जो है वो एक टाइप की रिलेशनशिप होती है. इट इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच एटलीस्ट वन स्पीशीज बेनिफिट्स. मतलब सिम्बायोसिस क्या है? दो स्पीशीज के बीच की क्लोज रिलेशनशिप है जिसमें से कम एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है. अब ये अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप है. इसमें पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, जिसमें पैरासाइट तो होस्ट से बेनिफिटेड होता है क्योंकि वो होस्ट पर ही डिपेंड रहता है. दूसरी बात आती है म्यूचुअलिज्म की. ये भी एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स. इसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिटेड होती है. फिर आता है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म भी एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स व्हाइल द अदर स्पीशीज इज नॉट अफेक्टेड. एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है, दूसरे स्पीशीज को ना तो बेनिफिट होता है ना ही उसको हार्म होता है. क्लियर? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं. मतलब दो स्पीशीज रिलेशनशिप में भी रह सकती है या दो एनिमल रिलेशनशिप में रह सकते हैं. यहाँ पर ये सॉलिटेरी भी हो सकते हैं. सॉलिटेरी मतलब एकल, सिंगल रहते हैं, जैसे यूग्लिना. कॉलोनियल जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, जैसे देखिए आप प्रोटेरोस्पोंजिया में कॉलोनी बना करके रहते हैं. अब बात आती है सिमेट्री की. बॉडी सिमेट्री इज सिमेट्रिकल एक्टिनोपोडियंस और रेडियल सेसाइल फॉर्म्स और बायलेटरल जियार्डिया में होती है और एब्सेंट अमीबा. मतलब अमीबा में बॉडी का कोई शेप डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उनकी में कोई सिमेट्री नहीं होती है. तो अमीबा में सिमेट्री एब्सेंट होती है, जियार्डिया में बायलेटरल सिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री सेसाइल फॉर्म में होती है. क्लियर? और एक्टिनोपोडियंस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकोमोशन का. लोकोमोशन प्रोटोजोन्स में सूडोपोडिया, फ्लेजिला, सीलिया के थ्रू होता है. अब यहाँ देखते हैं हम फिंगर लाइक सूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होते हैं? अमीबा में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं फिंगर लाइक, इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया. तो अमीबा और एंटमीबा में तो सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और ये विप लाइक फ्लेजिला जो आपको दिख रहा है ये ट्रिपेनोसोमा में प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए. और पैरामीशियम में हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए. और जो स्पोरोजोन्स होते हैं उनके अंदर, मतलब प्रोटोजोआ में एक स्पोरोजोआ होता है.
मतलब स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है उसमें क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन? Holozoic nutrition is common in animals, whereas holophytic nutrition is common in plants. मतलब holozoic nutrition animals में देखा जाता है और holophytic nutrition plants में देखा जाता है. In holozoic nutrition mode, living organism get their food for organic compounds and energy by the internal processes. On the other hand, living we can say that in holophytic nutrition living organism obtain their food for energy and natural blocks by the process of photosynthesis. Clear? तो पहली बात तो हमने क्या की कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स में देखा जाता है और होलोफिटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में देखा जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें अपना फूड लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए और इंटरनल प्रोसेस से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, जबकि होलोफिटिक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका फूड एनर्जी के लिए ऑब्टेन करते हैं और जो नेचुरल ब्लॉक्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब बात आती है ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जिसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन आता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, और पैरासिटिक आपको पता ही, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है और पैरासाइट होस्ट पर डिपेंड रहता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सम फॉर्म लाइक यूग्लिना आर मिक्सोट्रॉफिक डाइजेशन, जिसमें जो यूग्लिना है उसमें एक से ज़्यादा टाइप का न्यूट्रिशन का मोड देखा जाता है, इसलिए उसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर। और डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यहाँ पर डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है, इसलिए इस टाइप के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर? तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, अकर्स इन फूड वैक्यूल्स। नाउ रेस्पिरेशन. Exchange of respiratory gases take place by diffusion through the general body surface and respiration is anaerobic in some parasitic form. यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं होते हैं, यहाँ रेस्पिरेशन गैसेस के डिफ्यूजन के थ्रू होता है और ये गैसेस का डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ओके, और जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उसमें रेस्पिरेशन एनारोबिक या अवायवीय श्वसन होता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की। तो जिस तरीके से रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है उसी टाइप से एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस से होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू भी हो सकता है, संकुचनशील दानियों के द्वारा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सर्व मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड आर कॉमन इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है इसका फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन करना, और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है? जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन होते हैं उन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को देखा जा सकता है। अब बात आती है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन तो करती है, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है? तो ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस और फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेश वाटर जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है और प्लाज्मोटोमी या बडिंग के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी या कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है और कुछ फॉर्म्स जो होती है उनके अंदर एंसिस्टमेंट हो जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो उसमें एंसिस्टमेंट हो जाता है, मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में एक एनिमल का डिवीजन होकर के वो दो में डिवाइड हो जाता है, जैसे सिंपल फिजन हम अमीबा में देखते हैं। ये पेरेंट अमीबा है, यहाँ बीच में देखिए ग्रू का डेवलपमेंट होता है, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ट्रू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के फिजन को हम बोलते हैं सिंपल फिजन।
अब आता है ट्रांसवर्स फ्यूजन। ट्रांसवर्स फ्यूजन किस में देखा जा सकता है? पैरामीशियम में देखा जा सकता है। ट्रांसवर्स फ्यूजन में यहाँ देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। यहाँ ये एक पैरामीशियम है, इसका जो यहाँ सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी यहाँ डिप्रेशन बनने लग जाता है, एक खांच या ग्रूव बनने लग जाती है और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ जाती है और यहाँ से दो एनिमल ये दो डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवीजन इस टाइप से हो रहा है, ट्रांसवर्सली हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, ये देख सकते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, जो लॉन्गिट्यूडनल हुआ है और उसने एक एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब एक एनिमल को दो एनिमल्स में डिवाइड कर दिया या दो डॉटर एनिमल्स में डिवाइड कर दिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, जिसे यूग्लिना में देखा जा सकता है। फिर आता है मल्टीपल फिजन। ये देखिए आप, मल्टीपल फिजन जो है इसको हम प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन, मतलब एक ही जो सेल है उसमें बार बार डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मल्टीपल फिजन के थ्रू बहुत सारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये डॉटर सेल जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। ओके, तो इसको प्लाज्मोडियम में देखा जा सकता है। और मल्टीपल बर्डिंग जो है, ये देखिए एक्सोजीनस बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम एफेलोटा या जो सेसाइल प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें इस टाइप की बर्डिंग को देखा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है और सिंगैमी के थ्रू होता है। अब पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन को देखा जा सकता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, उसमें दो पैरामीशियम जो है आपस में एक दूसरे से ये अटैच हो जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।